कभी सोचा है कि हमारी रसोई में जो सौंफ है या धनिया, जीरा और वो सब्जी वाली गाजर, इनमें आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, ये सब असल में एक ही बड़े दिलचस्प पौधे परिवार से आते हैं, एपिएसी। जी, एपीएसी। पहले एम्बेलिफरी भी कहते थे इसे। हाँ बिल्कुल। तो आज हम बॉटनी बियॉन्ड बुक्स जैसे कुछ स्रोतों को खंगालकर इसी परिवार की गहराई में उतरेंगे। वर्गीकरण से ही शुरू करते हैं। कहाँ फिट होता है ये परिवार? देखिए, सबसे पहले तो जगत प्लांटे मतलब पौधे। हाँ। फिर एंजियोस्पर्मी यानी फूल वाले पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डाइकोटिलेडॉन्स वर्ग में, मतलब वो पौधे जिनकी पत्तियों में नसें जाली जैसी होती हैं और फूलों में पंखुड़ियां अक्सर 5 या उसके गुणा में होती हैं। और आगे बढ़ें तो उपवर्ग पॉलीपेटाले यानी पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं। ओके। फिर श्रृंखला कैलिसीफ्लोरे जिसमें फूल का जो बेस है वो प्याले जैसा होता है और अंडाशय मतलब ओवरी वो नीचे या आधी नीचे होती है। और फिर आता है गण या ऑर्डर अम्बेलालिस। जी, जिसकी पहचान ही है वो छाते जैसे फूलों के गुच्छे जिन्हें छत्रक या अम्बेल कहते हैं और निचला अंडाशय। और इसी गण के अंदर है हमारा आज का हीरो परिवार अम्बेलिफेरे, या जिसे आप एपिएसी कहते हैं। हाँ, दोनों नाम चलते हैं। और ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में सोचिए करीब 295 से 450 तक जीनस मतलब वंश, और प्रजातियां तो 2850 से 3800 तक। बाप रे, काफी बड़ा है। बहुत। और ये मिलते कहाँ हैं? ज्यादातर उत्तरी समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इलाके, मतलब टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन। हाँ। स्रोत कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडी जगह जैसे आर्कटिक, वहां ये नहीं मिलते। और भारत में? भारत में भी अच्छी खासी संख्या है, लगभग 30 वंश और कोई 180 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये इतना फैला हुआ क्यों है? क्या खासियत है इनमें? यही तो बात है। इनका इतना फैलाव दिखाता है कि ये अलग अलग माहौल में खुद को ढालने में कितने माहिर हैं। और इनकी इस कामयाबी का एक बड़ा राज शायद इनकी खुशबू में छिपा है। हाँ, खुशबू, ये बात तो बहुत खास है। धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इनके लगभग सभी हवाई हिस्सों में, तने में, पत्तियों में, यहाँ तक कि फलों में भी खास तेल ग्रंथियां यानी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा, तो वो महक इन्हीं की वजह से? जी हाँ, ये सिर्फ खुशबू नहीं, ये इनकी पहचान है और यही इनके आर्थिक महत्व की चाबी भी है एक तरह से। कैसे? मतलब खुशबू का क्या फायदा पौधे को? सोचिए, हो सकता है ये तेज गंध इन्हें चरने वाले जानवरों से बचाती हो, या फिर ये परागण करने वाले कीड़ों को अपनी तरफ खींचती हो, है ना? हाँ, हो सकता है। ये तो इनके जिंदा रहने और हमारे लिए उपयोगी होने दोनों से जुड़ा हुआ पहलू है। बिल्कुल। तो इस खुशबू वाले सुराग के बाद जरा इनकी बनावट को और पास से देखते हैं, मतलब आकारिकी या मॉर्फोलॉजी, कैसे दिखते हैं ये पौधे? देखिए, ज्यादातर तो ये जड़ी बूटियां ही होते हैं। कुछ 1 साल जीते हैं मतलब वार्षिक, कुछ 2 साल द्विवार्षिक और कुछ कई सालों तक बहुवार्षिक। वो मूसला जड़ें मतलब टैप रूट्स होती हैं जो सीधी नीचे जाती हैं। हाँ, और फिर उनमें शाखाएं निकलती हैं। और कुछ पौधों में तो ये जड़ें खाना जमा करने लगती हैं, फूल जाती हैं। जैसे? गाजर। बिल्कुल, गाजर, डाकस कैरोटा या पार्सनिप, पैस्टिनेका सैटिवा, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये फूली हुई जड़ें पौधों को पोषण देती हैं, खासकर द्विवार्षिक पौधों को, ताकि वो अगले साल फूल और बीज बना सकें। सही बात है। अच्छा, जड़ों के बाद तने की बात करें। तना भी ज्यादातर शाकीय मतलब हर्बेशियस होता है, सीधा खड़ा रहता है हवा में, कभी कभी जमीन पर फैलने वाला या किसी सहारे से ऊपर चढ़ने वाला भी हो सकता है। और अक्सर ये कोणीय मतलब एंगुलर सा होता है, शाखाएं निकलती हैं इसमें से। और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं, जब ये बड़ा होता है ना तो अंदर से खोखला मतलब फिस्टुलर हो जाता है। खोखला क्यों? शायद कम वजन में ज्यादा मजबूती देने के लिए। और तने पर गांठें, नोड्स और उनके बीच का हिस्सा पोरियां, इंटरनोड्स, वो साफ दिखते हैं। और हाँ, तने में भी वो खास खुशबू होती है। अब आते हैं पत्तियों पर, लीव्स पर। ये कैसी होती हैं? पत्तियां तने और शाखाओं पर लगती हैं और एक के बाद एक मतलब एकांतर क्रम में, ऑल्टरनेट। इनमें स्टिप्यूल नहीं होते तो इन्हें एक्सटिप्यूलेट कहते हैं। और पत्तियां सिंपल होती है या कंपाउंड? ज्यादातर कंपाउंड मतलब संयुक्त, या फिर द्विसंयुक्त भी, डीकंपाउंड भी, यानी एक पत्ती खुद कई छोटी छोटी पत्तियों या पत्रकों में बटी होती है। जैसे धनिया की पत्ती? हाँ बिल्कुल। धनिया, कोरिएंड्रम सैटिवम, इसका बढ़िया उदाहरण है। हालांकि कभी कभी सरल पत्तियां भी मिल सकती हैं। इनमें डंठल होता है, पेटियोल, और पत्ती का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो अक्सर फैलकर तने को म्यान की तरह ढक लेता है। इसे शीथिंग लीफ बेस कहते हैं। अच्छा, ये शीथिंग बेस, इसका क्या काम होगा? शायद जो नई कलियां निकल रही होती हैं उनको सुरक्षा देता हो, और जाहिर है पत्तियों में भी वही जानी पहचानी खुशबू। तो ये संयुक्त पत्तियां, शीथिंग बेस और खुशबू, ये सब मिलकर इस परिवार की पहचान बनाते हैं। जी हाँ। अब उस हिस्से पे आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, इनके फूल और उनका गुच्छा, पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, ये तो इनका ट्रेडमार्क है। क्या है वो? मुख्य पुष्पक्रम होता है छत्रक, अम्बेल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फूलों के डंठल एक ही पॉइंट से निकलते हैं, जैसे छाते की तिलियां हो। हाँ, देखा है मैंने, धनिया सौंफ में छाते जैसा। बिल्कुल। ये छत्रक या तो सरल हो सकता है या फिर संयुक्त कंपाउंड अम्बेल। संयुक्त में एक बड़े छाते के अंदर कई और छोटे छोटे छाते लगे होते हैं, जिन्हें अम्बेल्यूल्स कहते हैं। परिवार का पुराना नाम अम्बेलिफेरी इसी से तो आया था। अच्छा, तो ये छाते जैसी बनावट का क्या फायदा है? ये परागण के लिए बहुत कारगर रणनीति है। सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे फूल मिलके एक बड़ा लगभग सपाट सा मंच बना देते हैं। हाँ। तो जो परागण करने वाले कीड़े हैं जैसे मधुमक्खी, तितली, उनके लिए इस पर उतरना और घूमना आसान हो जाता है। और ये दूर से दिखता भी है, एक तरह से ये फूलों का विज्ञापन होर्डिंग है। वाह, विज्ञापन होर्डिंग, ये सही कहा। अच्छा, अब एक अकेले फूल, फ्लावर को देखें जरा, वो कैसा होता है? फूल आमतौर पर छोटे होते हैं, उनमें सहपत्र यानी ब्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी।
डंठल होता है पेडिसल, ये पूर्ण होते हैं, मतलब फूल के चारों हिस्से बाह्यदल, दल, पुंकेसर, जायांग सब होते हैं। नर और मादा अंग एक ही फूल में। हाँ, उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट, और आमतौर पर पंचतई यानी पंखुड़ियां 5, पुंकेसर 5। और एक बहुत जरूरी बात, ये अधोजायांगी होते हैं। अधोजायांगी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अंडाशय यानी ओवरी फूल के बाकी हिस्सों के नीचे होती है। पंखुड़ियां, बाह्यदल, पुंकेसर ये सब ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। तो इससे ओवरीज को सुरक्षा मिलती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जो अंदर बीज बन रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाती है। और स्रोत में समरूपता, सिमेट्री के बारे में भी कुछ लिखा था। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो छाते के बीच वाले फूल होते हैं ना, वो अक्सर त्रिज्या सममित होते हैं, मतलब आप उन्हें किसी भी खड़ी लाइन से काटो 2 बराबर हिस्से मिलेंगे, तारे जैसे। और किनारे वाले फूल अक्सर एक व्यासम सममित हो जाते हैं, मतलब उन्हें सिर्फ एक ही खास खड़ी लाइन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बाहर की तरफ वाली पंखुड़ियां अंदर की तरफ वाली पंखुड़ियों से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। ये भी शायद कीड़ों को लुभाने का एक तरीका है। किनारे के बड़े फ्लैशी फूल पूरे गुच्छे को और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। कमाल है। अब फूल के हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखें। बाह्य दल पुंज, इसमें 5 बाह्य दल यानी सेपल्स होते हैं, लेकिन अक्सर ये बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी तो दिखते भी नहीं या होते ही नहीं, जैसे सौंफ में। अच्छा। और अगर होते हैं तो अलग अलग होते हैं, पॉलीसेपलस। और इनका अरेंजमेंट कोरस्पर्शी मतलब वेलवेट होता है, किनारे बस एक दूसरे को छूते हैं, ओवरलैप नहीं करते। तो बाह्य दल का इतना कम विकसित होना या न होना इस परिवार की पहचान है। हाँ, कह सकते हैं। शायद सुरक्षा का काम नीचे जो सहपत्र होते हैं या ओवरी की जो स्थिति है वही कर देते हैं। फिर दल पुंज, कैरोला, पंखुड़ियां, वो 5 होती हैं, पेटल्स, ये भी अलग अलग होती हैं, पॉलीपेटलस और कोरस्पर्शी विन्यास में। अक्सर हर पंखुड़ी 2 हिस्सों में बटी होती है, मतलब बाइलोब्ड। और जैसा आपने बताया, किनारे वाले फूलों में ये असमान आकार की हो सकती हैं। जी हाँ, जिससे वो जाइगोमॉर्फिक बन जाते हैं। ये दिखाता है कि एक ही गुच्छे के अंदर भी फूलों में काम का बंटवारा हो सकता है। बीच वाले शायद मुख्य रूप से बच्चे पैदा करने मतलब प्रजनन पर ध्यान दें, और किनारे वाले विज्ञापन पर। हाँ, सही है। अच्छा, नर भाग पुमंग, एंड्रोएशियम, उसमें 5 पुंकेसर यानी स्टेमन्स होते हैं। ये पंखुड़ियों के साथ एकांतर क्रम में होते हैं और ये भी आजाद होते हैं। पॉलीएंड्रस, पॉलियांड्रस, परागकोश एंथर, वो अंदर की तरफ फटते हैं। इंट्रोर्स। और एक खास चीज, पुंकेसरों के बेस पर और जायांग के ऊपर एक फूली हुई डिस्क जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम, इसका क्या काम है? ये बहुत जरूरी है। ये मकरंद यानी नेक्टर पैदा करती है, कीड़ों के लिए खाने का लालच, तभी तो वो परागण में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये नेक्टर डिस्क है। हाँ, और आखिर में मादा भाग, जायांग, जाइनेशियम, ये 2 अंडपों यानी कापल से मिलकर बना होता है और वो आपस में जुड़े होते हैं। सिनकार्पस, सिनकापस, अंडाशय जैसा हमने कहा अधोवर्ती होता है, इंफीरियर होता है। नीचे स्थित। हाँ, और उसमें 2 कमरे यानी कक्ष लॉक्यूल्स होते हैं। हर कक्ष में सिर्फ एक बीजांड होता है जो ऊपर से नीचे की ओर लटका रहता है, पेंडुलस। पर बीजांड लगे कैसे होते हैं? वो स्तंभीय बीजांडन्यास मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन में लगे होते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस पर, और ऊपर 2 वर्तिका होती हैं जिनके सिरे पर टोपी जैसा वर्तिकाग्र होता है। तो ये पूरी संरचना 2 जुड़े हुए अंडप, निचला अंडाशय, 2 कक्ष, हर कक्ष में एक लटका हुआ बीजांड और ऊपर स्टाइलोपोडियम, ये सब मिलकर इस परिवार के फूल को खास बनाते हैं। बिल्कुल, संरचना थोड़ी जटिल लग सकती है, पर हर हिस्से का अपना खास काम है, खासकर परागण और फिर बीज बनाने में। इन सब चीजों को संक्षिप्त में बताने के लिए वो पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया है स्रोत में। हाँ, वो एक कोड की तरह है। 2 दिए हैं, एक किनारे वाले जाइगोमॉर्फिक फूल के लिए BR क्रॉस मार्क 3 2 1, मजदूर का साइन K5 C5 A5 G ब्रैकेट 2 नीचे बार के साथ, और एक बीच वाले एक्टिनोमॉर्फिक फूल के लिए BR+V K5 C5 A5 G2 नीचे बार के साथ। BR मतलब सहपत्र युक्त, V मतलब उभयलिंगी, K5 मतलब 5 बाह्य दल या कम, C5 मतलब 5 दल, A5 मतलब 5 पुंकेसर, और G2 बार के साथ मतलब 2 जुड़े हुए अंडप और निचला अंडाशय। जी, फर्क सिर्फ वो सिमेट्री वाले निशान प्रतिशत और प्लस का है। ये पूरे फूल का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो परागण हो गया, निषेचन हो गया, अब क्या बनेगा? फल। फ्रूट्स। हाँ, और इस परिवार का फल भी बहुत खास होता है। क्या खासियत है? ये एक सूखा फल है, ड्राई फ्रूट, और जब ये पकता है तो 2 हिस्सों में टूट जाता है। हर हिस्से में एक बीज होता है। अच्छा, इस खास तरह के फल को कहते हैं क्रीमोकार्प, और जो 2 एक बीज वाले हिस्से टूटते हैं उन्हें कहते हैं मेरेकाप। मतलब आधा फल। हाँ, तकनीकी रूप से वही है। ये शिजोकार्पिक फल है जो बीज को फैलाने की एक बहुत चतुर रणनीति है। 2 छोटे हिस्से शायद हवा से, पानी से या जानवरों से चिपककर ज्यादा आसानी से दूर दूर तक फैल सकते हैं। कमाल है। और इन मेरिकाप के अंदर होता है बीज। जी, और वो बीज भ्रूणपोषी होता है, मतलब उसमें भोजन जमा रहता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूण एम्ब्रियो वो खुद काफी छोटा सा होता है। तो वो भ्रूणपोषी नन्हे पौधे को शुरुआती खाना देता है। बिल्कुल, जब तक वो अपनी पत्तियां निकालकर खुद फोटोसिंथेसिस न करने लगे। तो अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं कि ये परिवार हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इसके आर्थिक महत्व क्या है? हाँ, स्रोत कई उपयोग गिनाते हैं और वो सब सीधे सीधे इसकी जो खासियतें हमने देखी उन्हीं से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मसाले ही ले लीजिए। जाहिर है वो खास खुशबू, फेरुला एसाफेटिडा यानी हींग, ट्रेकिस्पर्मम अमी यानी अजवाइन, क्यूमिनम साइमिनम जीरा, फोनिक्यूलम वल्गारिस सौंफ, कोरिएंड्रम सेटाइवम धनिया, ये सब हमारी रसोई पर राज करते हैं।
और ये सब उन्हीं तेल ग्रंथियों का कमाल है। बिल्कुल, हजारों सालों से इंसान ने इन खुशबुओं को पहचाना है और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। फिर औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं इस परिवार में? हाँ, कई है। सेंटेला एशियाटिका, जिसे ब्रह्मी कहते हैं, वो दिमाग के लिए अच्छी मानी जाती है। हींग और सौंफ पाचन के लिए। एपियम ग्रेवोलेंस मतलब अजमोद या सेलेरी के बीज, उनके भी औषधीय उपयोग है। अजवाइन के तो खैर बहुत सारे गुण हैं। स्रोत में कोनियम मैकुलेटम का भी जिक्र था। हाँ, उसके भी कुछ पारंपरिक उपयोग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। क्या? जैसा हेमलॉक का नाम आया, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस परिवार में कुछ पौधे बेहद जहरीले होते हैं। हेमलॉक वही जहर है जो कहते हैं सुकरात को दिया गया था। अरे बाप रे। तो किसी भी पौधे का औषधीय उपयोग बिना पक्की पहचान और किसी जानकार की सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। पर यह बात अपने आप में दिलचस्प है कि एक ही परिवार में इतने काम के और इतने खतरनाक पौधे एक साथ कैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पहचान और सावधानी सबसे जरूरी है। अच्छा, दवाओं के अलावा खाने वाले पौधे, फूड प्लांट्स भी तो हैं? हाँ, क्यों नहीं। डॉकस कैरोटा, गाजर, और पास्टिनाका सटाइवा, पार्सनिप, ये दोनों अपनी जड़ों के लिए उगाए जाते हैं जिनमें खाना जमा होता है। वही फूली हुई मूसला जड़े? जी। और एपियम ग्रेव्युलेंस यानी सेलेरी, उसके मोटे डंठल खाए जाते हैं। तो फिर वही बात आ गई, पौधे की खास बनावट का इंसान ने खाने के तौर पे इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और क्या है, मसाले हो गए, दवा हो गई, खाना हो गया। सुंदरता भी तो है, सजावटी पौधे भी हैं इस परिवार में। अच्छा, कौन से? जैसे ट्रैकेमीन, एंजेलिका, एरिंगियम, हेराक्लियम, इनकी जो छाती जैसे सुंदर फूल के गुच्छे होते हैं ना, उनके लिए इन्हें बगीचों में लगाया जाता है। तो मतलब स्वाद, सेहत, पोषण और सुंदरता लगभग हर पैमाने पर खरा उतरता है ये परिवार। कह सकते हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एपीएसी या अम्बलीफेरी एक बहुत कामयाब, बहुत फैला हुआ और विविधताओं से भरा परिवार है। जी।